Hey students, welcome to lecture 9 of biomolecules. So ये चैप्टर हम लोग कवर करते जा रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हम पढ़ते जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए, अमीनो एसिड्स कर लिए, प्रोटीन कर लिया, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के बारे में पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो सारे बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है, अब एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि बहुत फैला हुआ टॉपिक है कि अलग अलग चैप्टर्स में इसके अलग अलग रोल है। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिज्म की हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके जो पर्टिकुलर पाथवेज हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में हैं, कुछ एनिमल में है, कुछ प्लांट में है, उसको हम डिटेल में उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बॉडी के अंदर इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और उसी बैलेंस से लाइफ चलती है। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमको उसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? All the biochemical reaction taking place inside the living system together constitute metabolism। ठीक है, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में एक साथ हो रही है इस समय, ठीक है, उसको कंबाइंडली हम बोलते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है, ब्रेन में कुछ हो रहा है, किडनी में कुछ हो रहा है, लिवर में कुछ हो रहा है, आपके ब्रेन क्या कहते हैं, लंग्स में कुछ चल रहा है, मसल्स में कुछ, इस कंबाइंड रिएक्शन। ठीक है, अगर हाथ में चला रहा हूँ तो हाथों में भी कुछ रिएक्शंस चल रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है, ब्रेन मेरा चल रहा है, आईज, ईयर्स, टंग, तो बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअसली चल रही है, कोऑर्डिनेशन में चल रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं कि मैं हाथ उठाने का सोचा बाद हार्ट मेरा 5 सेकंड बाद उठा तो बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। आप सोचो कि आपका कोई भी एक्शन जो आप सोचते हो वो 2 सेकंड भी अगर लेट हो गया तो आप ढंग से चल भी नहीं पाओगे। है ना, आप पैर आगे बढ़ाने का सोच रहे हो और वो 2 सेकंड लेट आगे बढ़ रहा है, गिरते हुए चलोगे हमेशा। है ना, और सीढ़ियों पे क्या हाल होगा सोच लो। तो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन हमको चाहिए सारे सिस्टम्स के बीच में, और जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम कंबाइंडली मेटाबॉलिज्म बोल दे रहे हैं। रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड टू फॉर्म अमाइन, एग्जांपल्स दिए, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड बेस, हाइड्रोलिसिस ऑफ ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कोई भी रिएक्शन है उसको एग्जांपल में हम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर है ग्लूकोज, आपको पता है कि ग्लूकोज हमारा मेन एनर्जी सोर्स है, तो ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज टूट के पाइरुवेट बनता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये हम लोग आगे जाके चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ये बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो मान लो कोई पाथवे चल रहा है, जैसे यहाँ से पाइरुवेट बनता है, फिर एसीटेट बनता है, पहले भी सुना होगा शायद, क्रेब्स साइकिल होती है और एटीपी बनता है। इसका एम क्या है इस पूरे पाथवे का? कि एटीपी बनाना, बट एटीपी के साथ साथ कुछ और भी कंपाउंड्स बनते हैं अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट में कुछ और इंटरमीडिएट्स बनेंगे, एनिमल्स में कुछ और बनेंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो जो बीच के प्रोडक्ट्स हैं ये, एक तो है आखिरी प्रोडक्ट। ठीक है, आखिरी तो कुछ नहीं होने वाला है इसमें, ग्लूकोज 6 कार्बन का 6 CO2 कन्वर्ट हो जाने वाले, मीन सारा ग्लूकोज टूट जाने वाला है। बट जो बीच बीच में बन रहा है इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो उनको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स इन मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। ठीक है, तो जो मेटाबोलाइट्स है उनका जो रेट है, फ्लो है, वो डायरेक्शनल होता है कि भाई इस डायरेक्शन में ये, ऐसा नहीं कोई भी कहीं बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इनका एक डायरेक्शन है इन मेटाबोलाइट्स का, ऐसा नहीं कोई भी कहीं भी बन जाएगा। दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक स्टेट जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है, फिक्स नहीं है, स्टेगनेंट नहीं है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि जो इंटरमीडिएट्स हैं किसी भी पाथवे के रिएक्शंस के, उनको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। उनका एक डेफिनेट रेट और पाथ होता है। उसके बाद मेटाबोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? दे हैव identifiable functions in physiological process and necessary for life।
ठीक है, इनके फंक्शंस हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं और वो नेसेसरी है लाइफ के लिए। जैसे एग्जांपल, अमाइनो एसिड्स, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, विटामिन, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में। फाउंड इन प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स। ठीक है, ह्यूमन में, एनिमल्स में ये नहीं मिलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये मोस्टली हमको प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, फंजाई से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, मेजरली प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं। देखिए, अल्केलॉइड्स है, पिगमेंट्स हैं, टर्पिनॉइड, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन, ड्रग्स। ठीक है, जो हम देखते हैं ड्रग्स आजकल कितना चल रहा है। ठीक है, मॉर्फिन है, कोकेन है, सब क्या है? दीज आर प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, एक्चुअल में ये जो ड्रग्स, आप बोलोगे कि सर प्लांट बनाता क्यों है ड्रग? ओपियम का पेड़ है तो वो क्यों कोकेन क्यों बनाता है वो अपने उसमें फ्रूट में? एक्चुअल में वो एक उनके डिफेंस मैकेनिज्म में बनाते हैं कि मान लो उसका फ्रूट या उसका फ्लावर कोई प्लांट, कोई एनिमल खाता है, तो सोचो क्या हाल होगा उसका। ठीक है, वो एनिमल जो है चकराने लगेगा, गिर जाएगा, उसको कुछ भी दिखने लगेगा, हेल्यूसिनेशन होने लगेंगे, तो दोबारा कभी नहीं खाएगा उस प्लांट को। तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू ये सारे मेटाबोलाइट्स वो प्लांट बनाते हैं। ठीक है, बट अब ह्यूमन को पता चल गया कि भाई ये इससे ऐसा होता है, तो ह्यूमन यूज करने लगा। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, नशा चढ़ता है तो। ठीक है, तो वो सारी चीजें ह्यूमन करने लगा, बट एक्चुअल अगर हम देखें तो नेचुरल कॉज में वो प्लांट अपने डिफेंस के लिए वो ड्रग्स बना रहा था कि अगर कोई उसे खाए तो उसका दिमाग जो है काम करना बंद कर दे और वो दोबारा उसको ना खाए। ठीक है, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए सारी चीजें बना रहा था। बट एक तो ड्रग्स में उसका इलीगल यूज होता है, दूसरा कहीं कहीं मेडिसिन में भी इसका यूज होने लगा है। ठीक है, तो कुछ फायदे की चीजें भी हैं इसमें, कुछ नुकसान की चीजें भी है। आगे चलते हैं हम लोग। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, सब पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल क्या है? जैसे पिगमेंट की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ऐसे जो येलोइश ऑरेंजिश कलर हमको दिखता है किसी भी प्लांट में, उसके प्रोडक्ट में, तो वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से होता है। एंथोसाइनिन्स, ये देख सकते हो इस तरीके के फ्लावर होते हैं पर्पल टाइप के, पर्पल कॉलीफ्लावर भी आता है। ठीक है, तो ये एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से, तो मोस्टली पिगमेंट जो है वो कलर शो करते हैं। उसके बाद अल्केलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, ये सब ड्रग्स हैं और आजकल इनको एंटी कैंसरस ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। मॉर्फिन को यूज किया जाता है। मॉर्फिन मेनली पहले जो है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे पेन किलर का काम करता था। ठीक है, पेन किलर से इसकी शुरुआत हुई थी क्योंकि बहुत अच्छा पेन किलर है। ठीक है, तो जब वॉर चलता था, कहीं बॉम्ब फट जाता था, सोल्जर का हाथ फट गया, पैर फट गया, तो उसको मॉर्फिन दे दिया जाता था। वर्ल्ड वॉर जब चलता था तब इसकी जो है डिस्कवरी हुई थी और बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। तब पेन किलर की तरह यूज़ होता था, फिर उसके बाद लोगों ने इलीगल यूज़ करना लगा कि उसको लेके थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ठीक है, दिमाग हल्का हो जाता है, जो भी नशा करने लगे लोग, बट एक्चुअल में ये पेन किलर के लिए यूज़ किया गया। अभी भी सर्जरी में, कैंसर ट्रीटमेंट में ये यूज़ किया जाता है कुछ कंट्रीज में, सारी कंट्रीज में नहीं। ठीक है, यूएसए में इसको परमिट मिला हुआ है यूज़ करने के लिए, बट डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अपने आप यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, ये ऑयल्स और पेंट्स में काम आते हैं। ठीक है, पेंट बनाने का, जैसे वुडन हम लोग पॉलिश कराते हैं, पेंट कराते हैं वुड के ऊपर, अपने फर्नीचर के ऊपर, तो ये उसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, आजकल बहुत लोग लेमन ग्रास टी पीते हैं। ठीक है, ग्रीन टी पीते हैं, तो उसमें ये यूज़ होता है। उसके बाद कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, एब्रिन, रिसिन। रिसिन टॉक्सिन बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, अगर किसी को लगा तो उसको तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएगा, और वो बॉडी के अंदर मिलेगा भी नहीं। अगर उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि वो इंसान कैसे मरा, तो वो भी नहीं मिलेगा। ठीक ठीक है, तो जो खुफिया एजेंसीज होती हैं, ठीक है, जैसे रॉ है, आईएसआई है, वो ये टॉक्सिन का यूज़ करते हैं किसी को मारने के लिए, दूसरे को मारने के लिए, क्योंकि ये इजीली बॉडी में डिटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये रिसिन टॉक्सिन बहुत डेंजरस होता है, ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। उसके बाद लैक्टेंस। ठीक है, ये ड्रग्स में यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद ड्रग्स जैसे विनब्लास्टिन है, करक्यूमिन। करक्यूमिन अगर आप देखोगे, करक्यूमिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हल्दी। ठीक है,
जो हल्दी होता है उसमें करक्यूमिन होता है, इसलिए हम लोग इतने सालों से, हजारों सालों से हल्दी खा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो हमारा जो फूड है, जो इंडियन फूड है, वो एक तरीके से एक मेडिसिन है, एक कॉकटेल ऑफ मेडिसिन। हम रोज दिन में 2 बार 3 बार ले रहे हैं, तो इसलिए हमको डिजीजेस बहुत कम होती थी। बट जब से हम लोगों ने वेस्टर्न डाइट स्टार्ट कर दिया, जब से हमको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज होना स्टार्ट हो गया। पहले इंडिया में ये डिजीजेस नहीं थी। तो करक्यूमिन जो है वो एंटी कैंसरस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो इंटेस्टाइनल कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं कोलन कैंसर। कोलन कैंसर जब पे रिसर्च चल रहा था, तो देखा पूरी दुनिया में कोलन कैंसर होता है, बट इंडिया में नहीं होता। तो यूएस के, यूके के, ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट एकदम शॉक हो गए कि यार ये तो इतना बेकार कंट्री है, इतना गंदा खाना खाते हैं, इतना हाइजीनिक कंडीशन नहीं है इनके पास। ठीक है, कुछ भी इनके पास अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है, इतना अनहाइजीनिक सब कुछ है, फिर भी इन लोगों को कोलन कैंसर नहीं होता है। मतलब वो लोग शॉक दे कि हम लोग इतना अच्छा खाते हैं, इतना हाइजीनिक खाते हैं, इतनी अच्छी लाइफ जीते हैं, फिर भी हमको यूएस में, कनाडा में, यूरोप में इतना ज़्यादा कोलन कैंसर है, बट इंडिया में नहीं है। इतना ज़्यादा गरीबी है, फिर भी कोलन कैंसर नहीं हो रहा है, इतना गंदा खाना खाते हैं। ठीक है, बट जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये दिन में 2-3 बार करक्यूमिन लेते हैं हल्दी के फॉर्म में। ठीक है, हल्दी सिर्फ जो है कलर के लिए नहीं डाली जाती, उसमें जो और हल्दी कभी पानी के साथ क्यों नहीं डालते, हल्दी कभी हम रोटी में क्यों नहीं डालते? बिकॉज करक्यूमिन इज लिपिड सॉल्युबल, बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक है। तो अगर पानी में डाल के लोगे या रोटी में डालोगे तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। वैसे भी बहुत कम एब्जॉर्ब होता है, बट जब हम इसे सब्जी में डालते हैं तो ऑयल के साथ डालते हैं। जो भी चीज़ें ऑयल वाली चीज़ें, जैसे मिल्क है जिसमें ऑयल है, ठीक है, फैट है, उसके साथ हम पीते हैं हल्दी को। हल्दी वाला दूध होता है, ठीक है, पर पानी में डाल के नहीं पीते कभी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम हजारों साल से करते जा रहे हैं, हमें पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, बट वो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहा है। और कोलन कैंसर इंडिया में बहुत रेयर है, नहीं होता, क्योंकि करक्यूमिन हमारे इंटेस्टाइन में जाके रहता है और वो कैंसर स्टार्ट नहीं होने देता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि ये जो भी पुराने मसाले जो इंडियन कल्चर में बने हैं, वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स ज्यादा है। और आजकल के ज़माने, कोरोना के टाइम पे सब लोगों ने काढ़ा पीना स्टार्ट कर दिया है, और काढ़ा से बहुत फायदा हुआ है लोगों को। ठीक है, मुझे अप्रैल से एक बार भी जुकाम नहीं हुआ, खांसी नहीं हुई, नहीं तो मैं हर 2 महीने में मेरे को जुकाम होता था, खांसी होती थी। बट जब से कोरोना आया, काढ़ा पीता हूँ, अभी तक एक बार भी खांसी जुकाम नहीं हुआ। ठीक है, और हो जाए तो इंसान पागल ही हो जाएगा, उसको लगेगा कोरोना हो गया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है उसको यूज करें। ठीक है, उसके हर चीज का साइंटिफिक रीजन है, ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पूर्वजों ने सब कुछ साइंटिफिक डेवलप किया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। सेलुलोज से हम पेपर बनाते हैं, नोटबुक्स, बुक्स जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आगे चलते हैं, इसमें ये सारे के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, विन ब्लास्टिन, विन क्रिस्टिन, ये आपने देखा होगा, सदाबहार इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, बारहमासी शायद गुजराती में बोलते हैं। तो ये जो प्लांट होता है, जो गार्डन में लगा होता है मोस्टली, इस पे ऐसा फ्लो होता है, ये एंटी कैंसरस ड्रग बनाने में यूज होता है। करक्यूमिन मैंने आपको बताया, करक्यूमिन के टैबलेट्स मिलते हैं आजकल, हजारों, 3-4 हज़ार रुपए का टैबलेट का बोतल आता है करक्यूमिन का, और हम लोग ऐसे ही खाते हैं। क्यों खरीदना है बोतल, हम लोग खा रहे हैं ना शांति से, हल्दी में मिला के। ठीक है, रबर गम्स हमको ऑप्टेन होते हैं अलग अलग प्लांट से, देखा भी होगा किसी ने, ये रबर निकलता है कुछ कुछ प्लांट में से। ठीक है, तो मेटाबॉलिक पाथवे जो है, दीज आर द सीरीज ऑफ लिंक्ड मल्टीस्टेप केमिकल रिएक्शन इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये हमको नहीं जाना है इसमें। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। हमने शायद ये फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, लिविंग वर्ड में। ठीक है, सिंपलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मीन्स जो सिंथेसिस फेज है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक पाथवेज।
और जो ब्रेकडाउन है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बिकम सिंपल, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो है टूटने का प्रोसेस जो है हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म बनाते हैं, ठीक है। इट कंज्यूम्स एनर्जी, इट रिलीजेस एनर्जी, ठीक है। तो एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म कंटिन्यूस चलता रहता है बॉडी में, ठीक है। अगर कोई ग्रोइंग है, कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कोई बच्चा है, तो उसमें हमें पता है कि एनाबोलिज्म ज्यादा होगा, कैटाबोलिज्म कम होगा। बट अगर कोई बुढ़ा इंसान है 65 प्लस है, तो उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कैटाबोलिज्म ज्यादा हो रहा होगा और एनाबोलिज्म कम होगा, ठीक है। तो ये इनका जो रेशियो है वो पूरे लाइफ में आपका फ्लक्चुएट करता रहेगा। जब आप ग्रोथ कर रहे हैं तब आपका एनाबोलिज्म ज़्यादा रहेगा, और जब आप जो है डिस्ट्रक्टिव फेज में चले गए, जब आप एजिंग में चले गए 60-65 में हो गए, तो धीरे धीरे आपका कैटाबोलिज्म बढ़ता जाएगा, एनाबोलिज्म कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली डेथ होगी, ठीक है। डेथ जो है वो हर ऑर्गेनिज्म का होना ही है। द एनर्जी रिलीज थ्रू कैटाबोलिज्म इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर होती है। कौन से फॉर्म, जैसे एडीपी और फॉस्फेट जोड़ के एटीपी बनाते, तो ये बॉन्ड बना, तो एटीपी में बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई। व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी यूटिलाइज, और जब जरूरत पड़ेगी तब वो एटीपी टूटेगा और उसमें से एनर्जी हमको मिलेगी, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, हम देख रहे हैं ग्लूकोज से जो है एनर्जी बनता है, ग्लूकोज से अराउंड 38 एटीपीज बनते हैं, ठीक है। वो एटीपी की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, फिर जब और जरूरत पड़ती है बॉडी में अलग अलग रिएक्शन में, तो एटीपी यूज किया जाता है। The most important energy currency in living system is the bond energy in adenosine triphosphate, ठीक है। तो ये एनर्जी करेंसी है, जैसे हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में रुपी यूज करते हैं, रुपीज यूज करते हैं हर चीज के लिए, ऐसी बॉडी के अंदर हर चीज के लिए एटीपी यूज होता है, हर जगह जहाँ पे भी कोई रिएक्शन करनी है एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो इसमें हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, ये एटीपी का स्ट्रक्चर है, उसमें एडेनिन है, राइबोज है, और 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, और इन बॉन्ड्स में एनर्जी छुपी हुई है। जब ये बॉन्ड टूटता है, एटीपी जब टूटेगा तो एडीपी बनेगा और एक फॉस्फेट निकलेगा और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम रेस्पिरेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन 11th में, उसमें हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लिविंग स्टेट की बात करें, इन ऑर्गेनिज्म द मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, हमें पता है अलग अलग मेटाबोलाइट अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। जैसे ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है नॉर्मल पर्सन में 4.2 to 6.1 मिलीमोल पर लीटर है ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में। वही अगर हार्मोन का बात करें तो वो नैनोग्राम्स पर एमएल में रहता है। तो अलग अलग मेटाबोलाइट्स का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में रहेगा, और ये भी फिक्स नहीं है। सुबह हो सकता है किसी हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, शाम को किसी और का ज्यादा हो, लाइफ में, ठीक है। यंग एज में किसी हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो सकता है, ओल्ड एज में किसी और का हो सकता है, दिन में रात में, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी होते हैं और दूसरे के कंपेरिजन में कम ज्यादा भी हो सकते हैं। Systems at equilibrium cannot perform work. As living organism work continuously, they cannot reach equilibrium. ठीक है, इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता कोई भी, अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो वर्क ही नहीं कर पाएगा। The living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. Living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. हम continuously equilibrium में नहीं जाना चाहते, equilibrium से दूर रहना चाहते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट ऑब्टेन फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, एनर्जी लगा के, वो एनर्जी हमें मेटाबॉलिज्म से मिलती है, ठीक है। सो नो लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के बिना हम लिविंग कंडीशन में नहीं रह सकते, ठीक है। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे और डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट वाला। अब हमारा एक टॉपिक बचता है यहाँ पर, एंजाइम्स, ठीक है। जो इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है एंजाइम, वो बचता है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।